हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। हमारा चैप्टर चल रहा है बुक 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। और यहाँ पर हम क्या देख चुके थे कि खुद जो कांग्रेस है उसके अंदर ही इतने सारे जन थे कि अपने आप ही उनके जो ओपिनियंस थे काफ़ी अलग थे, जो बाद में जाके फिर एक डिसीजन में कन्वर्ट हुए थे। अब आता है हमारा टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन क्या होता है? जब आप किसी मुद्दे पे कुछ ना कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं, वो डिस्कशन होता किसके लिए है? एट द एंड अल्टीमेटली भला क्या होगा किसका, सबसे बेस्ट जो डिसीजन रहेगा वो क्या रहेगा, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। अब जो अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये क्या बताती है कि ये एक तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बनाने की कोशिश करी गई है? रिप्रेजेंटेटिव बनाने की कोशिश करी गई है। यानी कि आप ये देखिए, लास्ट में भी हमने देखा यूनिवर्सल सफरेज नहीं था, सबने वोटिंग नहीं करी, फिर भी रिप्रेजेंटेशन पूरा रखने की भरपूर कोशिश करी गई थी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि वो बंदे सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो जो लोग थे, वो जो टीम थी, वो खुद को रिप्रेजेंट करी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो अपनी आइडेंटिटी को एज अ कम्युनिटी रिप्रेजेंट कर रही थी। अब जो हर एक मेंबर था उसने कॉन्स्टिट्यूशन पे सब वर्ड्स को लेके डेलिब्रेट किया। क्या डेलिब्रेशन किया उन्होंने? क्या चीज़ों पे बात करी जो उनको लगा कि मुद्दे सही हैं, किस तरीके के सही मुद्दों पर वो बात कर सकते हैं। तो ईच मेंबर ने अपने मन की बात रखी। बहुत सारे मुद्दों पे डिसएग्रीमेंट हुआ बच्चों, बहुत सारे मुद्दों पे। आप घर के ही अगर 4-5 जन बैठ जाओ, एक मुद्दा उठा लो, तो आप चारों के चारों एक बात पे अग्री हो ही नहीं सकते हो। सिंपल, एक टीवी 8 बजे से प्रोग्राम आना है, 4 जन को 4 अलग प्रोग्राम देखने होंगे, तो आप ये समझो ये तो पूरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की बात थी। तो लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ। अ, उन्होंने बहुत ही स्पोर्टिंगली इस चीज़ को डिसएग्री हुए। ऐसा नहीं था कि वो बिग बॉस जैसे लड़ाई कर रहे थे, वो नॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और बातचीत करके ही एक लास्ट मुद्दे पर उनको पहुंचना था। काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे उनके बीच में, बट फिर भी उन्होंने कोशिश करी सब चीज़ शांति से निपटाने की। कैसे कैसे मुद्दों पर डिस्कशन हो रहा था कि क्या सेंट्रलाइज्ड सिस्टम रखी या डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज मतलब पूरी पावर क्या सेंटर के हाथ में, या पूरी पावर हम स्टेट्स में बांटते? स्टेट और सेंटर का रिलेशन कैसे रहेगा? जुडिशरी को कितनी पावर दी जाए? प्रॉपर्टी राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में रखें या नहीं रखें? इस तरीके के कई मुद्दे थे जिन पे बहुत डिस्कशन हुआ था। एक चीज थी जिसपे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ था, एक ऐसा पॉइंट था जिसपे एक साथ सब लोग अग्री हुए थे, वो थे यूनिवर्सल सफरेज यानी कि वोटिंग राइट्स। मतलब सारे सिटीजन जब एक सर्टेन एज पे पहुंच जाएंगे तो उनको एंटाइटल किया जाएगा एज अ वोटर, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो किस रिलीजन से आते हैं, किस कास्ट से आते हैं, उनकी एजुकेशन कितनी है, उनका जेंडर कितना है, उनकी इनकम कितनी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्रेसिडेंट की वोट की वैल्यू भी 1 है तो एक गरीब इंसान के वोट की वैल्यू भी 1 रहेगी। तो ये सिंपल सी बात ही पता है क्या दर्शाती है? कि जो डेमोक्रेटिक कमिटमेंट था ना असेंबली का, कि सब चीजों पे लड़ लेंगे, डेमोक्रेटिक कमिटमेंट पे नहीं लड़ेंगे, इस मुद्दे पे तो बहस होगी ही नहीं, और उन्होंने करी भी नहीं। उसके अलावा कई चीज़ों पे डिस्कशन और हो रहा था कि किस चीज़ को वो पब्लिक प्रॉपर्टी कहें, किस चीज़ को प्राइवेट प्रॉपर्टी बोला जाए, किस तरीके के इंटरेस्ट के हम प्रोटेक्शन की बात करें। इन सब चीज़ों पे वॉल्यूमिनियस यानी कि बहुत तगड़ी डिबेट्स वहाँ पे होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और जो ईच क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन का वो स्क्रूटनी, डिबेट्स, इन सब से गुजरता है, और उसके बाद जो पब्लिक तक पहुंचाया गया था ना वो बेस्ट पहुंचाया गया था। अब ये जो डिबेट्स हैं ये दे डिजर्व टू बी मेमोराइज्ड, मेमोरियलाइज सॉरी दे डिजर्व टू बी मेमोरियलाइज एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जितना फ्रेंच और अमेरिकन रिवॉल्यूशन में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंपॉर्टेंट है कि भाई चीज़ बनी तो बनी कैसे, क्या मुद्दे आए, क्या डिस्कशन हुआ, किन चीज़ों पर बहस हुई, उसके बाद जाके जो चीज़ सामने आती है दैट इज इम्पॉर्टेंट। सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हुआ क्या, इम्पॉर्टेंट ये है कि सारी चीज़ें जो है वो बनी कैसे, उनका काम कैसे हुआ। अब प्रोसीजर क्या रहा था सब चीज़ों का, कि जो इम्पोर्टेंस थी पब्लिक रीजन की, उनको एक तरीके से क्या बनाया गया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी टोटली, उनमें कमेटीज बना दी गई कि भाई तुम इस चीज़ को संभालो, तुम्हारी कमेटी इस चीज़ को संभालेगी। उनके प्रेसिडेंट्स मोस्टली कौन हुआ करते थे? जो उनके हेड हुआ करते थे, चेयरमैन,
जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आज़ाद जी, अंबेडकर जी, ये सब चेयर्ड हुआ करते थे। ये देखिए, ये एक फ़ोटो है, कार्टूनिस्ट ने बनाया है कि एक स्नेल की स्पीड से कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, कि बहुत टाइम लगा था इसे बनाने में। और तो हमने देखा था कि टाइम लगना लाज़मी था। ऐसा नहीं था कि ये जो सारे लोग थे जो प्रिसाइड करते थे किसी भी कमेटी को, वो हर चीज़ पे, हर मुद्दे पे अग्री हुआ करते थे। वो कई बार अग्री नहीं हुए थे। मतलब आप ये देखिए, अंबेडकर जी एक बहुत ही बिटर क्रिटिक थे गांधी जी और कांग्रेस के, कि ये शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ नहीं कहते। पटेल जी, नेहरू जी डिसएग्री होते थे, लेकिन फिर भी इन सब ने एक साथ मिल के काम किया, और मिल के काम करने के बाद जो नतीजा आया है वो है हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वे सब्जेक्ट टू वोट, कि हाँ भाई क्या ये चीज़ होनी चाहिए, वोटिंग से डिसाइड कर लेते हैं। उसके अलावा हर एक क्वेरी, हर एक कंसर्न पे ध्यान दिया गया था विद ग्रेट केयर, इन राइटिंग। ऐसा नहीं भाई तुमने बोल दिया, कल को बोले हमने बोला ही नहीं तो कैसे मानोगे। तो सब कुछ इन राइटिंग में था। असेंबली 166 डेज मिली, जो लगभग 2 साल 11 महीने के बीच में डेज डिसाइड हुए थे। इसके सेशंस ओपन थे प्रेस के लिए, पब्लिक के लिए, प्रेस के लिए एंड पब्लिक अलाइक के लिए, कि हाँ ठीक है आप प्रेस में भी ये सब चीज़ें छाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ आर नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसीलिए इतना खूबसूरत है। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स क्या थे, कि हमने देखा था मूवमेंट करके, हमने बहुत लड़ाई लड़ी थी, हमने बहुत मूवमेंट्स किए थे, तो हमें एग्जैक्टली पता था कि हमें चाहिए क्या। अगर आपको एकदम से कोई पूछ ले, हाँ भैया तुम्हें क्या चाहिए, तो शायद आप एकदम से नहीं बता पाओ, लेकिन जब आपने वो कमी झेली है, जब आपने वो परेशानियां झेली हैं, तो आपको पता है कि उस समय आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम पैकिंग करके कहीं पे जाते हैं, तो हम अपनी तरफ से पूरा सामान रखते हैं, बट कुछ ना कभी भूल ही जाते हैं। तो हमें एकदम से ध्यान आता है, अरे टूथब्रश भूल गए, अरे टॉवल भूल गए, या अरे बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो भूल गए, हाजमोला भूल गए। अब वहाँ पे कहाँ ढूंढते फिरोगे। एक बार मैं नेल कटर भूल गई थी, और नेल्स कट करने थे वहाँ पे। सो देर इज़ वेरी लिटिल लिटिल थिंग, जब आप उस फेस से गुजरते हो तब आपको पता होता है। अब अगली बार आप बिल्कुल ध्यान रखते हो कि सब नेल कटर रखा है कि नहीं रखा, वो सबसे पहले रखते हैं। भले ये बाकी चीज़ें भूल जाओ, खुद को ही भूल जाओ, बट वो चीज़ याद रहेगी। तो इनहेरिटेंस है ये हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट का। ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है कि असेंबली हुई, उन्होंने कुछ कुछ डिसाइड कर दिया, नहीं। इसका जो बैकग्राउंड था ना, वो बहुत ही खतरनाक था। जो मेन प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी जो हमने दिक्कतें कई सालों तक झेली थी। उन्होंने एक ऐसा शेप दिया था नेशनलिस्ट मूवमेंट को इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, जो लिटरली काबिल तारीफ है। डिकेड्स, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इन 2 साल 11 महीनों में भी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। डिकेड्स लगे थे, कई साल लगे थे, कई इंडेप्टेड, कई डिबेटेड क्वेश्चंस थे जिनको यहाँ पे डिस्कस किया गया था, फिर जाके ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में डाली थी। अब बेस्ट समरी अगर हम बोलें इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में आती है। ये नेहरू जी ने 1946 में ही बनाया था कि एम क्या रहने वाला है असेंबली का। बाद में यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से प्रियम्बल बन जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है आपका, जिसके अंदर प्रियम्बल लिखा होता है कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें देंगे। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में उन्होंने इक्वालिटी की बात करी थी, लिबर्टी की, डेमोक्रेसी की, सवेरेंटी की, और कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी की। इन वर्ड्स के क्या मतलब होते हैं, ये सेकेंड चैप्टर में बहुत ही डिटेल में अभी हम समझ सकते हैं कि इक्वालिटी, कि सबको इक्वल राइट्स हो, लिबर्टी आज़ादी हो, डेमोक्रेसी हम खुद अपनी गवर्नमेंट चूज करें, सवेरेंटी हमारा कंट्री का एक अलग आइडेंटिटी, और कॉस्मोपॉलिटन यानी कि एक दूसरे के लिए जब भी ज़रूरत पड़े हम रेडी हैं। लाइक पूरा एक वर्ल्ड एज अ होल आप कह सकते हैं इसको। ये दीदी क्या कह रही हैं, गोली दीदी बोल रही हैं, क्या होता अगर आज़ादी 1937 में ही, अरे दीदी कहाँ गई, क्या होता अगर आज़ादी 1937 में ही मिल जाती हो। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रही है, और अगर क्या होता कि हमें आज़ादी 1957 में मिलती हो मैया, माता जी। बेटा दीदी आप भी सोच लो क्या होता, आप भी सोच सकते हो कि क्या अगर ऐसा होता तो क्या होता जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ मेरली एक रूल्स प्रोसीजर्स नहीं है, ये बहुत कुछ है। एक मॉरल कमिटमेंट है एक अच्छी गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए। अब मेन पॉइंट्स क्या थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में, कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट सवेरेन रिपब्लिक है, इंडिया यूनियन होगा, जो भी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज है, इंडियन स्टेट्स हैं उसका,
ऑटोनॉमस यूनिट होगी टेरिटरी, और पावर और अथॉरिटी कैसे होगी, सवेरेन, इंडिपेंडेंट, हम लोगों को सिक्योर करेंगे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये सब सेकंड चैप्टर में बहुत डिटेल में। अब इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, जो चीज़ों का अरेंजमेंट है, जो तीसरा फैक्टर हमने देखा था, 3 कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर पॉइंट है। थर्ड फैक्टर क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्टिवनेस कितना है, यानी कि कितना काम कर रहा है ये। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या था कि गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक, गवर्नमेंट कैसी हो, डेमोक्रेटिक हो और कमिटेड हो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए। ऐसा ना हो जी कि सरकार लोगों पे राज कर रही है, लोगों ने सरकार को बनाया और सरकार लोगों के लिए है। ये हमारा मेन मुद्दा था उस समय पे। अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, उन्होंने लॉट ऑफ टाइम लगाया था कि ताकि एक राइट बैलेंस हो सके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में। जुडिशरी को कितनी पावर देनी है, दैट वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिसकी वजह से क्या आया कि 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक तो एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म, एक होती है फेडरल फॉर्म। पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होती है, जहाँ पे जो एक तरीके से मेजर पावर सेंटर के पास है, फेडरल में मेजर पावर स्टेट्स के पास है। अब हमने नाम पार्लियामेंट्री लिया, ना हमने फेडरल लिया, हमने क्या लिया, क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल का क्या मतलब है कि आधा तो हमारा काम पार्लियामेंट से हो रहा है, आधा काम हमारा फेडरल से हो रहा है। तो सब कुछ मिडल में रखा है हमने, हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं हुए थे कि हमको एग्जैक्ट इसी पॉलिसी पे चलना है। हमने कहा भाई देखी जाएगी, दोनों ही रख दो, जो होगा उस समय देखा जाएगा। तो किस तरीके से मतलब हमने गवर्नमेंट की पावर को, लेजिस्लेचर की पावर को, एग्जीक्यूटिव पावर को डिवाइड किया था पूरे अच्छे तरीके से। अब मोस्ट बैलेंस्ड गवर्नमेंट अरेंजमेंट्स बनाने की कोशिश करी गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंसेस जो थे अदर कंट्रीज के, उसको लेने में कोई ऐसा नहीं किया कि उनको कोई भी शर्म थी। शर्म इन द सेंस अच्छे सेंस में, कि उनको ऐसा नहीं था कि जो दूसरे लोगों ने किया हम उसको नहीं देखेंगे, हेजिटेशन कोई भी नहीं थी। उन्होंने कहा अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी बेस्ट चीज़ है ना, हम उसे अडेप्ट करेंगे। उन्होंने अगर वो चीज़ लगाई है और उनके कंट्री में सक्सेसफुल है, उनके कंट्री में हमारे जैसे सिमिलर लोग हैं, तो हम भी उसको लगाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, नंबर ऑफ प्रोविजंस बोरोड हैं डिफरेंट कंट्रीज से, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ये गोलू भैया कहते हैं, तो फिर क्या ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा? आप हमको ये बात बताइए, अगर ये बोरो ही करना था तो क्या हम इतना टाइम क्यों लगाए? क्यों कैसे सारा कंट्री का कुछ 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 बोरो ही कर लेते। तो ये कहते हैं कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट होता अगर हम कुछ भी बोरो नहीं करते? इस बात का रिप्लाई जो है ये देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से B.R. अम्बेडकर जी जो हैं उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेट बन रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन बनने आप ये देखो 1789 से ही शुरू हो गए थे, तो आप अगर कहो जी कि एक एक पॉइंट ओरिजिनल रहे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट कुड नॉट बी ट्रू, क्योंकि आप चीज़ें रिपीट करोगे, चीज़ें रिपीट होंगी, क्योंकि सब कंट्रीज में लोगों की जो बेसिक डिमांड है वो तो सेम ही है ना। आप कैसे कह सकते हो कि सबको पानी पीना है दूसरी कंट्रीज में, और उन्होंने पानी पीना पहले शुरू कर दिया, तो हम अपनी कंट्री में अगर लिख रहे हैं कि हमारे देश के लोगों को भी पानी पीना है, तो हम कॉपी कर रहे हैं? नहीं, आपको समझना है इस चीज़ को। तो ये चीज़ उन्होंने बोली थी। अब देखिए क्या क्या हमने बोरो कर रखा। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है। ब्रिटिश से लिया है हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। फ्रेंच से लिया हमने लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी। कनाडा से लिया है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक फेडरल सिस्टम है लेकिन सेंटर स्ट्रांग होता है। आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स। USA से लिया है हमने फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ये सारी चीज़ें। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है हमारे इस चैप्टर का, कि जो फॉरसाइट थी, जो आगे देखने की क्षमता थी, जो बहुत ज्ञान था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, उसने आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतना सक्सेसफुल बनाया है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन और किसी का नहीं है। मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है होल वर्ल्ड का, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, फिर भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई है सब चीज़ को इनकलकेट करने की। So this was the complete chapter.
अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। I will try to answer each and every query as soon as possible. So thank you so much. Meet you all in my next video. Bye bye all. मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन ही है। आप लोग इसका जवाब मुझे ज़रूर दीजिए, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी, क्योंकि मैं दिखने में भी एनाबेला जैसा ही लग रहा हूँ। एनाबेला। नहीं भाई, तो तात्या बिच्छू लगता है। भागो।